नियम। इसी से निकला हुआ एक शब्द है जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, यानी कि प्रबंध करने का नियम। तो हम लोग जो पढ़ेंगे एक किसे प्रबंध करने का नियम पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत को प्रबंध करने का नियम। क्यों? क्योंकि इन भारतीयों का किया जा रहा था शोषण, और इस शोषण को रोकने के लिए एक संविधान की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसी संविधान का हम देखेंगे कि किस तरीके से निर्माण भारत में होता है। तो कहा जाता है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो इसी के साथ इन लोगों ने अपना भारत पर आधिपत्य स्थापित करते हैं, और आधिपत्य स्थापित करने के बाद साथ ही साथ में इन लोगों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। और अंततः 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शिकंजा कसना इन लोगों ने शुरू कर दिया, और एक एक अधिनियम भारत पर ये थोपते चले गए, और भारतीयों का शोषण दिन प्रतिदिन होता चला गया। इसी को लेकर के सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में तिलक के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिसे बोला गया है स्वराज विधेयक के नाम से इसको जाना जाता है। 1895 ईस्वी में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं, और ये स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस स्वराज विधेयक में सबसे पहले एक मांग की गई थी स्वराज की। स्वराज विधेयक में मांग की जाती है स्वराज की, यानी अपने राज की इसमें बात कही गई थी। आगे देखें। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार किसकी पुस्तक में स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ है प्रकाश में, और इस सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर विधेयक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का एक विधेयक होता है स्वराज विधेयक, और इस स्वराज विधेयक में देखें तो स्वराज की मांग यहाँ पर की जाती है, यानी अपने राज की मांग इस विधेयक में की गई थी। इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए आ जाता है समय 1922-24 का, और गांधी जी के द्वारा एक मांग कर ली जाती है संविधान सभा की। गांधी जी के द्वारा एक संविधान सभा की मांग कर ली जाती है 1922-24 में गांधी जी के द्वारा एक संविधान सभा की मांग भी की जाती है। और इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए देखें तो समय होता है 1934-35 में। 1934-35 में कांग्रेस, उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इस कांग्रेस के द्वारा इस संविधान सभा की मांग को अपने एजेंडे में इसको शामिल किया गया, अपने एजेंडे में इसको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इनकी मांगों का भी अंग्रेजी सरकार पर इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब इस समय आ जाता है 1939 का, और ध्यान दीजिए इस 1939 में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1939 में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हो जाता है 1939 में। और इसी जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू होता है तो यहाँ पर
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय हमारे साथ हैं और इनके साथ मिलकर के हम सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ेंगे, तृतीय विश्व युद्ध लड़ेंगे। लेकिन इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? इनकार करने का कारण ये था कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो अगर देखा जाए तो 1914 में, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध में जब 1915 में गांधी जी का आगमन भारत हो चुका था और गांधी जी ने अंग्रेजों का खुल करके साथ दिया था, और यहाँ तक कि गांधी जी उन भारतीयों के पास भी पहुँचते थे जो सेना में सेवा दे सकते थे, उनको सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे कि जाएं और उस सेना में भर्ती हों और ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ें। अगर ब्रिटिश इसमें जीतती है तो भारतीयों के लिए कुछ अच्छा सोचेगी। लेकिन होता यह है कि 1918 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब भारतीयों को यह उम्मीद लगी थी कि भारतीयों के साथ कुछ अच्छा किया जाएगा, भारतीयों के साथ कुछ अच्छा किया जाएगा, भारतीयों के लिए कुछ अच्छा नियम बनाए जाएंगे। लेकिन मिलता क्या है भारतीयों को? भारतीयों को मिला 1919 का रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। एक मिलता है रोलेक्ट एक्ट अधिनियम मिला, जिसे बिना दलील बिना वकील का कानून के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ में देखें तो एक आज मिल जाता है इन्हें जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिल जाता है। और ये होता है 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें बहुत सारे भारतीयों को एक बाग में जनरल ओडायर के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, जिससे भारतीय बड़े नाराज होते हैं। और इन्हें जो ये उम्मीद थी कि हमें एक संविधान सभा मिलेगी, भारतीयों के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, और इन्हें मिलता क्या है? रोलेक्ट एक्ट अधिनियम मिलता है, एक काला कानून मिलता है। इस काला कानून में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जो क्रांतिकारी हो या न हो, उसे सिर्फ संदेह मात्र से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे अपना पक्ष रखने के लिए, अपने दलील रखने के लिए अपनी वकील अपने मन से वो नहीं कर सकता था। इसे ही बोला जाता था रोलेक्ट एक्ट के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो जब हम ये उम्मीद लगाए थे भाई हमें कुछ बेहतर मिलने वाला है, लेकिन कुछ बेहतर हमें मिला यहाँ पे नहीं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से सीधा सीधा यहाँ पे मना कर दिया, भाई हम आपके साथ हैं नहीं हैं। अब इस समय देखें थोड़ा सा कि भारत में चल क्या रहा था, दुनिया भर में क्या चल रहा था। तो संपूर्ण विश्व आपका दो ध्रुवों में विभाजित हो चुका था। यानी एक देखें तो था क्या, एक आपके ध्रुवीय राष्ट्र थे और एक भाग था यहाँ पे मित्र राष्ट्र थे, यानी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अगर इनमें देखें तो ध्रुवीय राष्ट्रों में अगर देखें कौन कौन से थे, तो इसमें मुख्यतः जो भूमिका निभा रहे थे वो था जापान था और इसमें था जर्मनी। वही अगर मित्र राष्ट्रों में देखें तो इसमें अमेरिका था, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका था, और देखें तो इसमें ब्रिटेन था, और इसमें देखें तो कौन था, रूस था, और इसमें देखें तो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, उस समय की स्थिति ये थी भाई
ये भारत, अब हम देखें कि भाई भारत किधर की तरफ था। तो ध्यान दीजिए, भारत अभी तो भारत को गुलाम बनाया था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि भाई भारत ही हमारे साथ है, लेकिन भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, रूस ने ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे कि किसी भी तरीके से भारतीयों का सहयोग इसमें प्राप्त किया जाए, नहीं तो भारत हो सकता है कि जापान और जर्मनी के साथ जा कर के मिल जाए, तो परिस्थितियां कुछ है विपरीत हो सकती हैं। इसी को देखते हुए अगस्त 1940 में, इसी को देखते हुए अगस्त 1940 का समय होता है, अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसे बोला गया है अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। ये आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, लेकिन आया तो था, लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव एक प्रकार से असफल प्रस्ताव था। ब्रिटिश के द्वारा ये भेजा जाता है अगस्त प्रस्ताव, लेकिन असफल हो जाते हैं। फिर देखिए आ जाता है समय 1942 में, और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन आता है, और यह क्रिप्स मिशन भारत को संविधान सभा देने के उद्देश्य से ही आया था, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर स्टीफेन क्रिप्स थे। लेकिन यह क्रिप्स मिशन भी एक प्रकार से असफल मिशन हो जाता है। असफल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग, असफलता का कारण क्या था? इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपसी असहमति के कारण ये क्या हो जाता है, यह असफल हो गया। आपसी असहमति के कारण यह मिशन एक प्रकार से असफल मिशन हुआ। यानी क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, लेकिन यह मिशन भी एक प्रकार से असफल हो जाता है। इसकी असफलता का कारण क्या था? मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच आपसी असहमति। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखें, समय आ जाता है 1945 में, और समय 1945 का होता है, और यही 6 अगस्त 1945 को होता क्या है कि अमेरिका ने जापान के दो शहर होते हैं, एक का नाम होता है हिरोशिमा और एक दूसरा होता है जिसे बोला गया है नागासाकी। तो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, और जब 6 अगस्त, एक बम गिराया जाता है 6 अगस्त को और एक गिराया जाता है 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दोनों शहर पूर्ण रूप से तबाह हो जाते हैं, और जापान ने अब यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ फिर जर्मनी का भाई दाहिना हाथ ही था जापान, तो जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन भारतीयों को अभी भी संविधान सभा नहीं मिला। ठीक है, अब देखें आगे क्या होगा। तो इसी समय देखें 1945 में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और होता क्या है कि ब्रिटेन में हो जाता है सत्ता परिवर्तन। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, और यहाँ पे जो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस ब्रिटेन में देखें तो अब पहले यहाँ पे सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल।
जिसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और इनके स्थान पर अब जो सरकार बनती है वो सरकार बनती है लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली, और इनकी पार्टी का नाम होता है लिबरल पार्टी। तो लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्लीमेंट एटली। अब देखिए जो क्लीमेंट एटली थे या इनकी जो पार्टी थी, जो लिबरल पार्टी थी, ये भाई मजदूरों की पार्टी थी। मजदूरों के बारे में इनकी सोच थोड़ी बहुत ही अच्छी थी। तो इससे पहले की जो घटनाएं सारी घटित हो रही थी, इन सारी घटनाओं के बारे में तो ये भी देख रहे थे, और इन्होंने 1946 में यह घोषणा किया कि हम एक कैबिनेट मिशन, एक मिशन भेज रहे हैं जिसे भारतीय एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो भारतीयों को उसी आधार पर छोड़ दिया जाएगा। इसी को देखते हुए आपका 1946 में एक मिशन का आगमन होता है जिसे बोला गया है कैबिनेट मिशन। तो 1946 में आगमन होता है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन 1946, ये देखें, ये जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946। अच्छा, इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत देखें तो यह 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत पहुंचा, और यह 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें थे, देखें, तो पहले व्यक्ति थे इसमें सर स्टोफर्ड क्रिप्स। सर स्टोफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टोफर्ड क्रिप्स से व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और इसमें थे, अगला नाम है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और ये लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे भारत सचिव। ये थे भारत सचिव। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और तीसरे व्यक्ति थे इसमें, ये थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये थे, जो थे नौसेना मंत्री। नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। तो यह कैबिनेट मिशन आपका 3 सदस्यीय होता है, जिसमें स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल हुए। ठीक है, अब इन लोगों ने देखिए भाई भारतीयों से जाकर के मिलना शुरू किया कि आखिर इन लोग चाह क्या रहे हैं। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा ये कैबिनेट मिशन योजना जो होता है, इसके तहत संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत में 389 सीटें 389 सीटें निर्धारित की जाती हैं। पूछता है आपसे कितनी सीटें हैं, तो 389 सीटें निर्धारित की गई। और इन 389 सीटों में 2 महत्वपूर्ण बातें की गई।